हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के बारे में कोई अपडेट दें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न का गलत फॉर्म चुना तो जुर्माना लग सकता। कितना लगेगा जुर्माना, कितनी बार किया जा सकता है संशोधन, किसके लिए कौन सा है ITR, सभी की डिटेल में जानकारी देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और करदाताओं के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। कई बार देखने में आता है कि जानकारी के अभाव में या भूलवश गलत फार्म भर देते हैं। विभाग ऐसे करदाताओं को सुधार करने का मौका भी देता है। यदि कोई करदाता नोटिस मिलने के बाद भी संशोधित ITR फॉर्म दाखिल नहीं करता है तो विभाग उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और भारी जुर्माना वसूल सकता है। इससे बचने के लिए सही ITR फॉर्म का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। आयकर विभाग हर साल 7 तरह के ITR फॉर्म जारी करता है। करदाता अपनी व्यक्तिगत आय स्रोत, कर योग्य इनकम और टैक्स कटौती के अनुसार इनमें से किसी एक का चुनाव करके अपना ITR दाखिल कर सकता है। सही फॉर्म का चयन करदाता की सटीक वित्तीय स्थिति और उसकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। कई बार देखने में आता है कि ITR दाखिल करते समय करदाता को सही जानकारी भरनी होती है और वे गलत फॉर्म का चुनाव करके उसे दाखिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति को संशोधित रिटर्न ITRU दाखिल करने की अनुमति देता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) में इसका प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आरंभिक आयकर रिटर्न में किसी भी गलती या भूल को सुधारना है। इसमें अधूरे कर रिटर्न, गलत आय स्रोत या अनदेखी की गई कटौती शामिल हो सकती है। इसके लिए शर्त यही है कि करदाता ने भूलवश गलत फॉर्म का चुनाव किया हो, जानबूझकर नहीं। देना पड़ सकता है 300% तक जुर्माना। आमतौर पर संशोधित ITR दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अगर कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि करदाता ने जानबूझकर आय कम बताई है या छिपाई है और कर चोरी में शामिल है, तो आयकर प्रावधानों के अनुसार जुर्माना वसूला जा सकता है। ये जुर्माना भुगतान की गई राशि का 100% से 300% तक हो सकता है। इन प्रावधानों और कर विभाग द्वारा ITR फॉर्म में हाल ही में किए गए संशोधन को देखते हुए करदाताओं के लिए ये आवश्यक है कि वे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए उपयुक्त ITR फॉर्म का सही पहचान करें। कितनी भी बार किया जा सकता है संशोधन। कोई करदाता गलत दाखिल किए गए ITR फॉर्म में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी बार भी सुधार कर सकता है। विभाग ने सुधार करने की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की है, हालांकि समय जरूर निर्धारित है। ITRU दाखिल करने की समय सीमा संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर होती है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कोई व्यक्ति मूल्यांकन वर्ष 21-22 और मूल्यांकन वर्ष
2022-23 के लिए ITR-U दाखिल कर सकता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म भरा जाता है, अगर उस फॉर्म में आपसे भूलवश कोई गलती हो गई या कोई गलत एंट्री हो गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबमिट करने के बाद भी अगर कोई नोटिस आता है तो आप उस एंट्री को 2 साल के अंदर कभी भी आप उसको बदल सकते हैं, कभी भी उसमें संशोधन कर सकते हैं। चाहे एक बार संशोधन करें या 10 बार करें, कोई उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन 2 साल के अंदर यानी 24 महीने के अंदर आपको संशोधन करना है। इसके बाद कोई समय नहीं मिलेगा, फिर तो आपको पेनल्टी ही देनी पड़ जाएगी, यानी जुर्माना ही देना पड़ जाएगा। दोस्तों, अब ITR-1 को देख लेते हैं। इस फार्म को सहज भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से वेतनभोगियों के लिए होता है। साथ ही कुल आमदनी 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे सहज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भरना बहुत आसान होता है। ये फार्म भरने वालों की आय के निम्न स्रोत होने चाहिए: वेतन, पारिवारिक पेंशन, ब्याज, एक घर से मिलने वाला किराया, 5,000 रुपये तक की कृषि आय। दोस्तों, ITR फॉर्म 1 है वो वही लोग भर सकते हैं जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके स्रोत जो हैं वो सैलरी है या जो घर की पेंशन होती, परिवार में जो पेंशन मिलती, पारिवारिक पेंशन है वो पेंशन है, ब्याज है, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं वो ब्याज है या बैंक का ब्याज है, और एक घर से मिलने वाला किराया, जो लोग मकान अपना किराए पे दे देते हैं उससे जो किराया मिलता है उसको, और जो जिनके पास खेती वाली ज़मीन है, जो खेती करते हैं, उससे जो इनकम होती है वो इनकम 5,000 रुपये तक की होनी चाहिए। तो वो भी आप जिन लोगों के पास ये जो स्रोत हैं वो ITR-1 फार्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब ITR-2 को देख लेते हैं। ये फार्म उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से अधिक है, साथ ही जिनके पास एक से अधिक संपत्ति है या विदेश से आमदनी हो रही है। ये फार्म भरने वालों के आय के निम्न स्रोत होने चाहिए: वेतन, पेंशन से आय, गृह संपत्ति से आय, अन्य स्रोतों से आय, लॉटरी से जीत और रेस के घोड़ों से आय सहित कोई विदेशी आय होना। दोस्तों, ये जो ITR-2 फार्म है वो वही लोग भर सकते हैं जिनकी वार्षिक यानी एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक आय आमदनी हो, और जिनके पास एक से अधिक संपत्ति हो, विदेश से आमदनी हो, या और जो स्रोत हैं जैसे वेतन है, सैलरी है, पेंशन से आय है, मकानों से आय है, और भी अन्य स्रोत हैं जैसे कुछ लोग लॉटरी जीत जाते हैं उससे है, कुछ लोग घोड़ों को रेस में लगाते हैं उससे आमदनी होती है, वो आमदनी है, या कोई विदेश से इनकम हो रही हो। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी इनकम के स्रोत हैं, वो ITR फार्म नंबर 2 को भर सकते हैं। दोस्तों, अब ITR-5 देख लेते हैं। इस फार्म को व्यक्तिगत करदाता, HUF या कंपनी नहीं भर सकती। ये कुछ संस्थाओं के लिए होता है। ये फर्मों, LLP, सीमित देयता भागीदारी, AOP, व्यक्तियों का संघ, BOI, व्यक्तियों का निकाय, व्यवसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि के लिए है। दोस्तों, इस फार्म को भरने के लिए हर आदमी नहीं भर सकता है। ये वही भर सकता है जो कि सीमित देयता भागीदारी में हो, या कुछ संस्थाएं हैं उनके लिए है, जो संस्थाएं चलती हैं उनके लिए है, जिनके ट्रस्ट हैं, और जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए है। यह जो लोगों का एक संगठन होता है, समूह संगठन होता है, ये उनके लिए है। दोस्तों, अब ITR-6 की तरफ देख लेते हैं। ये उस कंपनी के लिए होता है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से संबंधित छूट प्राप्त करने का दावा नहीं कर रही होती है। आयकर अधिनियम की धारा 11 का संबंध मुख्य रूप से उस प्रॉपर्टी से हासिल की गई आमदनी से है जिसका इस्तेमाल
चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्य से किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करते हैं, जो ITR 6 का जो फॉर्म है, उसमें इनकम टैक्स की अधिनियम 1961 की धारा 11 से संबंधित जो छूट प्राप्त करते हैं उनके लिए है, हर किसी आदमी के लिए नहीं है। जो लोग जिनके ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल होते हैं या धार्मिक के उद्देश्य से जो आमदनी होती है या उससे जो उस प्रॉपर्टी से आमदनी होती है, जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम चैरिटेबल के लिए करते हैं या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं, उससे जो इनकम आती है उस इनकम वालों को ITR 6 फार्म भरना होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।